शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हरियर काका पृष्ठ संख्या 8 के दूसरे अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरियर काका अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप से ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं, जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। इस अनुच्छेद में लेखक यही कह रहा है कि जितने लोग गांव में थे उतनी तरह की बातें करने लगे थे। सब इस मसले का हल ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा करने लगे थे कि कुछ घटना घटित हो। कुछ वर्ग ऐसा था गांव में जो चाहता था कि हरियर काका अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे, तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी हो जाएगी, बल्कि पूरे राज्य में इसके मुकाबले की कोई ठाकुरबाड़ी नहीं रहेगी। वे लोग ऐसे थे जो किसी न किसी रूप से ठाकुरबाड़ी से जुड़े हुए थे। वहीं एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि नहीं, ठाकुरबाड़ी को यह ज़मीन ना मिले, यह ज़मीन उसके भाइयों को मिले। ये वर्ग ऐसा था जो खेतों में काम करता था। ये वर्ग ऐसा था जो गांव की तरक्की चाहता था। इसलिए जब कोई बैठक होती थी तो ये दो वर्ग आपस में तू मैं तक पहुंच जाते और मामला थोड़ा गर्म हो जाता था। गांव का जो वातावरण है वो बहुत ही तनावपूर्ण हो गया था। लोग कुछ घटना घटने की प्रतीक्षा करने लगे थे। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरियर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें। उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरियर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरियर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की ज़रूरत क्या। इस अनुच्छेद में लिखा है कि हरियर काका के भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं हरियर काका अपनी हिस्से की ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम न कर दे, जिसके डर से वे हरियर काका से विनती करने लगे कि अपने हिस्से की ज़मीन हमारे नाम लिख दे, क्योंकि उनके सिवाय उनका कोई है ही नहीं। इस विषय को लेकर हरियर काका ने लेखक से बहुत देर तक बात की और बात करके इस नतीजे पर पहुंचा गया कि जीते जी हरियर काका यह ज़मीन किसी और को न दें, क्योंकि गांव में ही या आसपास के गांव के लोगों का उदाहरण मिला जिन्होंने जीते जी अपने हिस्से की जायदाद अपने परिजनों को दे दिया और बाद में नतीजा यह हुआ कि उनकी ज़िंदगी कुत्तों से बदतर ज़िंदगी हो गई थी।
हरियर काका बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन इस बदलाव को वो समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जब तक जिंदा रहूँगा किसी और को नहीं लिखूँगा। अपने भाइयों को वो समझा भी देते हैं कि मैं मर जाऊँगा तो कानूनी तौर पर ये ज़मीन तुम्हें मिल ही जाएगी, तो फिर लिखवाने की ज़रूरत ही क्या है। मरने के बाद तो मैं ऊपर लेकर जाऊँगा नहीं ये ज़मीन। उधर महंत जी भी हरियर काका की टो में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलम्ब न कर हरियर, शुभ काम में देर नहीं करते, चल कर ठाकुर जी के नाम जमीन व्यय कर दो। पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। एक तरफ हरियर के भाई उनसे विनती कर रहे कि अपने हिस्से की ज़मीन उनके नाम कर दे, वहीं दूसरी ओर महंत जी जो है वह हरियर को कभी अकेले में पाते तो तुरंत यह बात कह देते कि हरियर, देर ना करो, अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम कर दो। शुभ काम में देरी नहीं करते, तुम पूरी ज़िंदगी ठाकुरबाड़ी में आराम से रहना, मरोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग से विमान जहाज़ लेने के लिए आएंगे और तुम देवलोक अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करोगे। लेकिन हरियर काका ना हाँ कहते और ना ही ना कहकर वह महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही, और हाँ तो उन्हें कहना नहीं है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। महंत जी के बार बार कहने पर भी हरियर काका न उनको हाँ कहते और ना कहते। ना कहकर महंत जी को वो दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि हरियर काका को लगता था कि उनके भाई के परिवार जो उनकी खातिरदारी कर रहे हैं, जो सुख सुविधाएं उनको मिल रही है, वे महंत जी की कृपा से मिल रही है। और हाँ तो उनको कहना ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि जब तक जीवित रहूँगा यह ज़मीन किसी को नहीं दूंगा। इस मामले में वह अब जागरूक हो गए थे, समझदार हो गए थे, जानकार हो गए थे। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरियर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वो चाहता है कि ठाकुरबाड़ी को लिख दूँ, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के मोह माया में बन जाता है। इस स्थिति में हरियर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने का अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरियर स्वयं राजी हो जाएगा। इस अनुच्छेद में लिखा है कि जैसे ही समय बीत रहा था, जो महंत थे उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जाल में फंसी हुई चिड़िया उनके पकड़ से बाहर हो गई है। वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। महंत को लग रहा था कि शायद हरियर धर्म संकट में पड़ गया। वो ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिखना चाहता है, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता कि अपने भाइयों के साथ धोखा करे। वह भाई के परिवार के साथ मोह माया में बन गया है। इसी स्थिति में महंत जी को लग रहा था कि हरियर का अपहरण कर लिया जाए और ज़बरदस्ती उनसे वसीयत पर दस्तखत करवा लिया जाए। उनके पास और कोई चारा नहीं दिख रहा था। बाद में हरियर खुद ही मान जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी है। अपनी योजना को कार्य रूप से परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरियर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गड़ासा और बंदूक से लैस एकाएक हरियर काका के दालान में आ धमके। हरियर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। यहाँ लेखक लिख रहा है कि जो महंत है वो लड़ाई किस्म के उनका स्वभाव है, दबंग प्रवृत्ति के आदमी है। अपनी जो योजना बनाई थी उसको सफल करने के लिए वो जी जान से जुट गए, लेकिन किसी को इसकी भनक ना लगे इसलिए सारी जो तैयारियां है वो चुपके से हो रही थी। बात कुछ समय पहले की है। लेखक लिख रहा है कि आधी रात को, रात के जब आधे
आधी रात हुई थी तो साधु संत और उनके पक्ष के लोग भाला, गणासा और बंदूक लेकर अचानक से हरिहर काका के दलान में आ जाते हैं और उनको उठाकर ले जाते हैं। इस अचानक हमले के लिए हरिहर काका के भाई तैयार नहीं थे, जिसके कारण वे उन्हें बचा नहीं पाते हैं और जो आक्रमणकारी है वह अपनी योजना में कामयाब हो जाते हैं। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका को उठाने आए जो लोग थे वे तो लेकर चले गए। ऐसी घटना उस गांव में इसके पहले न कभी किसी ने सुनी थी, न ही देखी थी। पूरा गांव उस रात को जग जाता है। जो उनके चाहने वाले थे उनके दलान में जुटने लगे थे और जो आसपास के लोग थे वो अपनी छतों पर जमा होकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मैं दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। यहाँ लिखा है कि हरिहर काका के भाइयों जो थे वे हरिहर काका को ढूंढने के लिए रात को ही निकल गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह काम महंत का हो सकता है। तुरंत अपने साथियों के साथ ठाकुरबाड़ी पहुँचे, पर वहाँ पे एकदम खामोशी नजर आ रही थी। रोजाना की तरह ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। अगर डाकू हरिहर काका को लेकर गए हैं तो फिर वह हरजाना लेंगे और हरजाने की मोटी रकम लेने के बाद ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना। वे ठाकुरबाड़ी के फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बच्चे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। हरिहर काका के भाई को जैसे ही संदेह हुआ कि शायद यहाँ पर हरिहर काका को रखा नहीं गया, बाहर के डाकुओं का काम है, और वे वहाँ से निकलने वाले ही थे कि अचानक से ठाकुरबाड़ी के अंदर से धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद हरिहर काका के भाई बहुत ही सावधान हो जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि हरिहर काका इसी में है। बस क्या सोचना। वो तुरंत ठाकुरबाड़ी का जो गेट है उसको पीटने लगते हैं। उनके पीटने से अंदर जो लोग थे वे उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसके कारण हरिहर काका के भाई और उनके साथी इधर उधर बिखर जाते हैं। इससे पहले कि वे अपने हथियार संभालते, ठाकुरबाड़ी के अंदर की जो खिड़कियां है वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती है और एक नौजवान के पैर में गोली लग जाती है। वह गिर जाता है। उसको गोली लगता देख बाकी लोग डर जाते हैं और सब छोड़कर भाग जाते हैं। केवल तीनों भाई ही वहाँ पर मौजूद है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम तीन भाई मिलकर उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस वजह से उसी समय वे स्थानीय थाना की ओर रवाना हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।